नमस्कार, मैं कृष्ण कुमार, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस GSSS गुड़ियानी रेवाड़ी। आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान, क्लास 12 का अध्याय 3, समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे आयशा जाबू आंद्रेई, इन 3 लोगों के बारे में। उसके बाद हम चैप्टर को शुरू करेंगे। तो समझते हैं पहले इन तीनों के उदाहरण से कि अमेरिकी वर्चस्व जो है वो दुनिया में किस तरह से दिखाई देता है। आयशा, चैप्टर के शुरू में ही इन तीनों के बारे में डिस्कशन है। आयशा जो बगदाद में रहती थी और स्कूल में पढ़ती थी 2003 में, जब इराक पर, क्योंकि बगदाद इराक में है, 2003 में जब अमेरिकी हमला हुआ तो उस समय वो अपने मित्रों के साथ में छुपी हुई होती है, लेकिन एक मिसाइल आकर गिरती है और उसके बाद उसकी टांग चली जाती है। आज भी वो डॉक्टर बनना चाहती है, लेकिन तभी बन सकती है जब विदेशी सेना उसके देश से चली जाए। दूसरा, जाबू डरबन में रहता है। डरबन दक्षिण अफ्रीका में है। एक बड़ा ही टैलेंटेड चित्रकार है, कलाकार है। वो आर्ट स्कूल में पढ़ना चाहता है और पारंपरिक चित्रकारी से और परंपराओं से काफी ज्यादा प्रभावित है। तो इस प्रकार की चित्रकारी वो करना चाहता है और बाद में आर्ट स्कूल खोलना चाहता है, लेकिन उसके पिता उसके ऊपर दबाव डालते हैं कि उसको MBA में एडमिशन लेना चाहिए और उसके बाद कारोबार को संभालना चाहिए। चलिए अगले एग्जाम्पल है आंद्रेई। आंद्रेई जो है वो ऑस्ट्रेलिया में रहता है, पर्थ ऑस्ट्रेलिया में है। वो ज्यादातर जो है जीन्स की पैंट पहनता है। जब वो चर्च में जाते हैं संडे को, तो उस समय उसकी माँ बड़ा गुस्सा होती है और कहती है कि तुम्हें शालीन कपड़े पहनने चाहिए, अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, जीन्स नहीं पहननी चाहिए। तो आंद्रेई जवाब देता है कि जब मैं जीन्स पहनता हूं तो मैं आजाद महसूस करता हूं, मुझे अच्छा लगता है और इसलिए मैं जीन्स पहनता हूं। तो आंद्रेई के पिता भी उसकी माँ को बताते हैं कि जब हम भी उन दिनों में थे जब रूस में थे, क्योंकि ये दोनों क्या है, ये रूस से अप्रवासी के रूप में आए थे ऑस्ट्रेलिया में, तो वो भी जींस की पैंट जो है पहना करते थे। तो इस तरह से इन तीनों उदाहरणों में कहीं ना कहीं अमेरिका का वर्चस्व है। इसका हमें बाद में पता लगेगा, तो पहले हम चैप्टर को शुरू करते हैं। तो अब शुरू करते हैं चैप्टर को इस टॉपिक के साथ में, नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें जानना होगा पिछले 2 चैप्टर्स में हमने जो पढ़ा था। पहले चैप्टर में हमने शीत युद्ध के बारे में पढ़ा था, दूसरे पार्ट में हमने 2 ध्रुवीयता का अंत के बारे में पढ़ा था। तो शीत युद्ध के दौरान अमेरिका, जनरली संयुक्त राज्य अमेरिका होता है, लेकिन हम चैप्टर में अमेरिका वर्ड जो है वो यूज कर रहे हैं, क्योंकि जैसे आप मैप में देख रहे हैं, अमेरिका जो है वो साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका, जिसको हम उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, ये पूरा एक महाद्वीप है। लेकिन हम सिर्फ संयुक्त राज्य अमेरिका की बात कर रहे हैं, जो उत्तरी अमेरिका में स्थित एक देश का नाम है। ठीक है, तो ये जो है, ये इस पार्ट में हम लोग समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व के बारे में पढ़ते हैं। तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए वर्चस्व क्या होता है। वर्चस्व का मतलब होता है किसी एक व्यवस्था में या अंतरराष्ट्रीय संदर्भ में अगर हम बात करें, तो वर्चस्व का मतलब होता है किसी भी देश का ज्यादा प्रभावशाली होना, यानी कि उस देश के बराबर में कोई उसका मुकाबला ना कर सके, ऐसी व्यवस्था को हम वर्चस्व कहते हैं, उस देश का वर्चस्व कहते हैं अंतरराष्ट्रीय संदर्भ में। तो नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत यहां पे हम देखते हैं कि किस तरह से हुई। सबसे पहले हमने शीत युद्ध में पढ़ा था कि USSR, जिसको हम सोवियत संघ कहते हैं, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका में टकराव था, तनाव था। इसके बाद दूसरे चैप्टर में जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? सोवियत संघ का विघटन, ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था 1991 में। तो उसके बाद जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, वो अकेली ऐसी ताकत बच गई जिसका विश्व में दूसरा कोई देश मुकाबला नहीं कर सका। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, एक ध्रुवीय विश्व भी कहते हैं, या अमेरिकी वर्चस्व का नाम भी आप इसको दे सकते हैं, क्योंकि दुनिया में दूसरा कोई देश अमेरिका के बराबरी करने वाला या मुकाबला करने वाला नहीं बचा था। उसके पास इतनी शक्ति थी, आर्थिक और जो है सैनिक शक्ति भी हम बात कर सकते हैं, और राजनीतिक प्रभाव, खासकर संयुक्त राष्ट्र संघ में।
तो इस तरह से सोवियत संघ का विघटन हुआ और उसके बाद में अमेरिकी वर्चस्व हमें देखने को मिला। अब ये नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत क्या थी? अगस्त 1990 में क्या हुआ? अगस्त 1990 में इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया? अगस्त 1990 में इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया और ये जो हमला था ये एक तरह से दुनिया के लिए एक समस्या खड़ी कर सकता था। तो इस हमले के अगेंस्ट जो है संयुक्त राष्ट्र ने, यूनाइटेड नेशन या संयुक्त राष्ट्र ने जब बातचीत फेल हो गई, मतलब जब अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर इराक मानने को तैयार नहीं हुआ कि उसको कुवैत को जो है फ्री कर देना चाहिए, उस पर हमला नहीं करना चाहिए था, जब ये बातचीत पूरी तरह से असफल हो गई तो उसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने यानी कि यूनाइटेड नेशन ने अनुमति दे दी कि बल प्रयोग से इराक से कुवैत को छुड़ाया जाए। तो इसे जॉर्ज बुश ने नई विश्व व्यवस्था का नाम दिया। जॉर्ज बुश जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे, आपको पता होगा, जॉर्ज बुश उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति थे। तो जॉर्ज बुश ने इसे नई विश्व व्यवस्था का नाम दिया। तो उसके बाद क्या हुआ? 1991 में प्रथम खाड़ी युद्ध, इसे हम क्या कहते हैं? ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के नाम से भी जानते हैं। प्रथम खाड़ी युद्ध, इसको ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म भी कहा जाता है। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म का नाम भी दिया गया। 1991 में 34 देशों की सेना ने, कितने देशों की सेना ने? 34 देशों की सेना ने, लगभग 6,60,000 सैनिक इसमें थे। लेकिन इसमें किसका वर्चस्व था? अमेरिकी इसमें लीडरशिप या नेतृत्व था, जिसमें अमेरिका के लगभग 75% सैनिक इनमें से सिर्फ अमेरिका के थे। और जो सेनाओं का जो नेतृत्व था वो अमेरिकी जनरल नॉर्मन श्वार्ज़को ने ये इनका नेतृत्व किया था। ये अमेरिकी जनरल था। तो आपको समझ में आ रहा होगा, प्रथम खाड़ी युद्ध 1991 में 34 देशों की सेनाओं ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र के अनुमति के बाद जो है इराक पर आक्रमण कर दिया और इसी आक्रमण को हम ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म का नाम देते हैं। इसमें कुल मिला के लगभग 6,60,000 सैनिकों के आसपास जो है इस सेना में थे, मिलीजुली सेना में। लेकिन अमेरिका के 75% सैनिक थे और मुख्य जो नेतृत्व था वो अमेरिका का ही था, क्योंकि यहाँ पे अमेरिकी शक्ति का प्रदर्शन हुआ प्रथम खाड़ी युद्ध में अगेंस्ट इराक। ठीक है, और इराक के जो राष्ट्रपति थे सद्दाम हुसैन ने कहा कि यह जंग 100 जंगों की एक जंग साबित होगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस युद्ध में इराक बुरी तरह से हार गया। आप एक तस्वीर के माध्यम से उस युद्ध के दौरान, ये जो तस्वीर है इसमें आप देख पा रहे हैं, इसको हम हाईवे ऑफ डेथ कहते हैं। हाईवे ऑफ डेथ क्यों कहते हैं? क्योंकि फरवरी 1991 में यहां क्या हुआ था, इराक के सैनिक पीछे हट रहे थे और पीछे हटते हुए इराकी सैनिकों पर अमेरिकी विमानों ने हमला कर दिया। और जो सैनिक थे वो यहाँ इस हाईवे पर जो ट्रैफिक था, बहुत भारी ट्रैफिक था, जैसे आप इसमें देख पा रहे हैं कितनी सारी गाड़ियां जो है वो तहस नहस जो है रूप में पड़ी हैं, तो उनमें वो ट्रैफिक में फंस गए थे। और इसके बाद में जो अमेरिकी विमानों का जो हमला था उसमें इराकी सैनिकों के साथ साथ में इराकी सिविलियंस, नागरिक मारे गए और साथ में कुवैत के जो कैदी थे वो भी मारे गए और इसके साथ फिलिस्तीनी जो शरणार्थी थे वो भी इसमें मारे गए थे। तो इसमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ था और इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर इसकी निंदा भी की गई थी और इसलिए इसको हम हाईवे ऑफ डेथ कहते हैं। तो आगे चलते हैं। तो सद्दाम हुसैन ने क्या कहा था, 100 जंगों की एक जंग साबित होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस युद्ध में इराक बुरी तरह से हार गया था और अमेरिका को इसमें जितना फायदा हुआ,
जितना उसका नुकसान हुआ था उससे कहीं ज्यादा उसको फायदा हुआ, क्योंकि उसको जर्मनी, जापान आदि देशों से और सऊदी अरब देशों से काफी पैसा भी उसको मिला था, काफी उसको रिसोर्सेज भी मिले थे अमेरिका को। इस युद्ध को कंप्यूटर युद्ध भी कहा जाता है, कंप्यूटर युद्ध भी कहा जाता है। और कंप्यूटर युद्ध के साथ साथ में इसको वीडियो गेम वॉर भी कहा जाता है, क्योंकि टेलीविजन पे इसके पर्याप्त रूप से कवरेज जो है वो दिखाए गए थे। तो इस युद्ध के बाद, प्रथम खाड़ी युद्ध के बाद पूरी तरह से हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और उसकी सैनिक शक्ति जो है वो सब देशों के सामने आ गई थी। अगला टॉपिक है क्लिंटन का दौर। क्लिंटन, जिनको बिल क्लिंटन भी कहा जाता है, जॉर्ज बुश जो प्रथम खाड़ी युद्ध में अमेरिका के राष्ट्रपति थे उस समय, जॉर्ज बुश जो रिपब्लिक पार्टी के उम्मीदवार थे, 1992 में अमेरिका की जीत के बावजूद, खाड़ी युद्ध में अमेरिका की जीत के बावजूद 1992 के जो अमेरिकी राष्ट्रपति के जो इलेक्शन थे या चुनाव थे उनमें जॉर्ज बुश हार गए और जीत गया कौन? जेफरसन, विलियम जेफरसन, जिनको हम बिल के नाम से जानते हैं, बिल क्लिंटन, ठीक है। तो विलियम जेफरसन, बिल क्लिंटन जो है वो कौन सी पार्टी के थे? डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार थे। 1992 में वो राष्ट्रपति बन गए और उसके बाद दोबारा से भी 1996 में, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव हर 4 साल में होता है, आपको पता होगा, तो 2 बार वो लगातार 8 साल तक, 8 वर्ष तक जो है अमेरिका के राष्ट्रपति रहे। तो बिल क्लिंटन के दौर में अमेरिकी जो ताकत थी या सैनिक शक्ति थी उसका प्रदर्शन कितना हुआ, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो आपको याद रखना है कि बिल क्लिंटन के दौर में ज्यादातर अमेरिकी सैनिक ताकत का इस्तेमाल नहीं हुआ और उन्होंने जो है अंतरराष्ट्रीय मुद्दों की बजाय, जो अंतरराष्ट्रीय सैनिक मुद्दे थे वो कठोर मुद्दों की बजाय उन्होंने नरम मुद्दों पर ज्यादा फोकस किया, जिसमें लोकतंत्र का विकास आ गया, ठीक है। इसी के साथ जलवायु, अंतरराष्ट्रीय शांति आदि इस प्रकार के मुद्दों पर उन्होंने फोकस किया और साथ साथ ही अंतरराष्ट्रीय नीति या विदेश नीति की जगह उन्होंने घरेलू नीति पर ज्यादा ध्यान दिया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि लगभग इन 8 सालों के दौरान 1992 से और 2000 तक, 1992 से 2000 तक वो राष्ट्रपति रहे, क्योंकि 2 बार वो चुनाव जीते, 1992 में और 1996 में। तो 8 वर्ष तक अमेरिका की जो नीति थी वो विदेश नीति ना होके ज्यादातर किस पे फोकस थी? घरेलू नीति पे, ठीक है। और इसमें लोकतंत्र, जलवायु और आपसी सहयोग संगठन और आर्थिक विकास, एक और हम मुद्दा ले सकते हैं, आर्थिक विकास के लिए बिल क्लिंटन ने कार्य किया। लेकिन इन सब के बावजूद भी, घरेलू नीति और नरम मुद्दों के होने के बावजूद, इन पे फोकस होने के बावजूद अमेरिकी सैनिक ताकत का प्रयोग उन्होंने किया और जब तब इसका प्रयोग उन्होंने किया और वो अमेरिकी ताकत को दिखाते रहे। तो कहां कहां पे सैनिक ताकत का प्रयोग हुआ इसको हम देखते हैं। अमेरिकी सैनिक शक्ति का प्रयोग, जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि बिल क्लिंटन के दौर में अमेरिका ने ज्यादातर घरेलू नीति पर फोकस किया, लेकिन फिर भी उसने अपनी फौजी ताकत या सैनिक ताकत का इस्तेमाल जरूर किया और इसका प्रदर्शन भी किया। यहां पे हम 2 उदाहरण ले रहे हैं, एक 1998 का और एक 1999 का। तो इनके बारे में आप डिस्कस करते हैं कि किस प्रकार से यहां पर सैनिक ताकत का प्रयोग किया अमेरिका ने। सबसे पहले 1999 में कोसोवो जो था ये पहले यूगोस्लाविया में आता था। यूगोस्लाविया का भाग था या इसका एक प्रांत था। यूगोस्लाविया में उस समय मिलोसेविक की सरकार थी, स्लोवेदान मिलोसेविक की सरकार थी, जो एक सर्ब नेशनलिस्ट था। और यहां पे कोसोवो में अल्बेनियाई लोग थे वो काफी ज्यादा थे, क्योंकि 2 भागों में बटा हुआ था, सर्ब और अल्बेनियंस, ठीक है। तो अल्बेनियाई लोगों पर सर्ब नेशनलिस्ट मिलोसेविक की सेना ने काफी ज्यादा अत्याचार किए और
हमले किए 1999 में और उनके घरों को जलाया गया और उनको मार दिया गया, उनको लूटा गया। इस प्रकार से अल्बेनियाई लोगों पर बड़ा भारी अत्याचार किया गया। तो इसके विरोध में अमेरिका ने यूगोस्लाविया की जो सर्ब नेशनलिस्ट सरकार थी उस पर हमला कर दिया और इस हमले में उसने सैनिक ताकत का प्रयोग किया। नाटो जो देश है उनके संगठन के साथ में, नाटो जिसको हम क्या कहते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, इसको हम कहते हैं नाटो। नाटो देशों के साथ मिलकर अमेरिका ने और यूगोस्लाविया पे हमला कर दिया, जिसमें मिलोसेविक की सरकार को उखाड़ फेंका गया और अंत में जो है वहां पे कोसोवो को एक तरह से आजाद करवा लिया गया था। तो ये भी अमेरिकी ताकत का प्रयोग था 1999। तो ये आपको पहले समझ में आ गया कि 1999 में किस तरह से अमेरिकी सैनिक ताकत का प्रयोग यहाँ पे किया गया। इससे एक साल पहले की बात करते हैं 1998 की। 1998 में अमेरिका ने अपनी सैनिक ताकतों का प्रयोग किया, कहां पे, सूडान और अफगानिस्तान में। क्यों किया, इसका एक कारण था, क्योंकि 1998 में क्या हुआ कि नैरोबी जो केन्या में है, नैरोबी इन केन्या, और दार एस सलाम ये है तंजानिया में, तंजानिया ये दो जगह है, तंजानिया, ठीक है। इन दोनों जगहों पे अमेरिकी दूतावासों पर बम के साथ में हमले हो गए, आतंकवादी हमले हुए, जहां पे बमबारिंग हुई नैरोबी और दार एस सलाम में। कहां पे हुई, अमेरिकी दूतावासों पर, ठीक है। तो इसके बदले में जो आरोप लगा वो किस पे लगा, अल-कायदा पे। आरोप जो लगा वो अल-कायदा पे लगा। अल-कायदा जो अति इस्लाम का एक तरह से प्रतीक समझा जाता था, अल-कायदा। तो अल-कायदा के जो ठिकाने थे बेसिकली सूडान और अफगानिस्तान में थे। तो इसका बदला लेने के लिए अमेरिका ने क्या किया, अल-कायदा के ठिकानों पर सूडान और अफगानिस्तान में हमला कर दिया, मिसाइलों के साथ हमला कर दिया, बम और मिसाइलों के साथ सूडान और अफगानिस्तान में अल-कायदा के ठिकानों पर हमला कर दिया। और तकरीबन ये हमला 2 महीने तक, कितने महीने तक, 2 महीने तक ये जो हमला था ये जारी रहा। हालांकि इसके लिए उसने ना तो संयुक्त राष्ट्र से परमिशन ली, अनुमति ली, और ना ही किसी दूसरे देशों की सलाह मशवरा किया, और कोई इसमें जरूरी नहीं समझा, लेकिन उसने सीधा हमला कर दिया और इसको नाम दिया गया ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच, ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमने इस चैप्टर के शुरुआती जो टॉपिक्स हैं वो कवर कर लिए हैं, जिसमें हमने सबसे पहले जानकारी ली कि अमेरिकी वर्चस्व जो है, वर्चस्व क्या होता है। इसके बाद अमेरिका जो है वो किस तरह से अपनी उसने ताकत जो है पूरी दुनिया में दिखाई, नई विश्व व्यवस्था जो है वो किस प्रकार से उसका एक इमरजेंसी या उद्भव हुआ। उसके बाद में हमने बिल क्लिंटन के दौर का भी डिस्कस किया, जिसके अंदर हमने घरेलू नीति और साथ में ही विदेश नीति में जो सैनिक ताकतों का प्रयोग था अमेरिका ने किया, वो भी हमने डिस्कस किया। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसी पार्ट के बचे हुए टॉपिक्स के बारे में। तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए और बुक से पढ़िए, और अगर किसी प्रकार का डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।